हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अगेन आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 आई होप आपने देख लिया होगा। तो हम लोग ने शुरू किया था एसएससी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, पॉलिटिकल साइंस का क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। हमारा ये थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है, जिसमें हम ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को ज्वाइन कर लिए जाकर के प्लेलिस्ट पे बाकी के पिछले चैप्टर्स को देख लीजिए, क्योंकि मैं अच्छा यहाँ पे आपको चैप्टर पार्ट 1 तक दिख रहा होगा, मैंने बोला ये पार्ट 3 है क्योंकि पार्ट 2 और पार्ट 3 ये वीडियो दोनों में साथ में अपलोड करने वाली हूँ। दोनों आपको मिल जाएगा। बाकी आप लोग को टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल का क्यूआर कोड तो मिला ही होगा। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और खत्म करते हैं फाइनली इस चैप्टर को। क्या नाम है चैप्टर का? सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट्स। हमने खत्म किया था 6 में से 3 ऐसे मूवमेंट्स जो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया में हुए थे और उनके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी लोगों की, क्योंकि ट्राइबल लोग थे, फार्मर्स थे और उसके साथ साथ हमारे लेबर वर्कर जो हैं, मजदूर जो हैं, उनकी समस्याएं और उनके रिलेटेड जो मूवमेंट चलाए गए, क्या डेवलपमेंट हुई, ये हमने देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं वुमेन्स मूवमेंट की, औरतों के लिए जो मूवमेंट चला उसकी। अगेन प्री इंडिपेंडेंस टाइम की बात आती है। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मतलब इंडिया की आज़ादी से पहले या जब अंग्रेज शासन किया करते थे। तो देखो, तीनों प्रॉब्लम्स का मैंने आपको यही बताया कि ट्राइबल स्ट्रगल हो, चाहे फार्मर्स हो, चाहे लेबरर्स हो, कोई भी आप उठा लो, चाहे आदिवासी लोग हो, चाहे मजदूर हो, चाहे शेतकरी हो, तीनों के लिए मूवमेंट जब शुरू हुआ ना, जब भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई ना, उनकी शुरुआत हुई थी तब जब अंग्रेज देश में थे। चाहे वो इंडस्ट्रीज की वजह से हो, एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसीज हो, चाहे उनसे उनका जंगल छीन लिया गया, फॉरेस्ट छीन लिया गया, ये सब ब्रिटिश पीरियड में शुरू हुआ। औरतों के लिए भी जो मूवमेंट शुरू हुआ ब्रिटिश पीरियड में शुरू हुआ था। क्यों? प्रोग्रेसिव मैन। अब प्रोग्रेसिव मैन का यहाँ पे क्या मतलब है? जब अंग्रेज आए तो अपने साथ अपनी वेस्टर्न एजुकेशन, जो उनकी वेस्टर्न एजुकेशन थी, जिसमें वो रिलीजन नहीं पढ़ाते थे, रेदर लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी जैसी आइडियाज को पढ़ाया करते थे, तो वो पढ़ने के बाद, वो एजुकेशन लेने के बाद इंडिया के बहुत सारे लोगों को वो एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन मिली, जिसके चलते उन्होंने प्रोग्रेस किया, उनका दिमाग खुला, सोचने का दायरा बढ़ गया। तो ऐसे आदमियों ने, ऐसे प्रोग्रेसिव आदमियों ने इनिशिएट किया, क्या किया? पहल की, वुमेन्स मूवमेंट की। अब इस वुमेन्स मूवमेंट का मकसद क्या था? औरतों के लिए ये मूवमेंट चला तो लिया, मकसद क्या है? औरतों के अगेंस्ट जो भी अन्याय हो रहा है, जो भी अत्याचार हो रहा है और जो भी उनका एक्सप्लॉयटेशन या शोषण हो रहा है, जो भी उनको हैरास किया जा रहा है, वो खत्म कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, मतलब खत्म कर दिया जाए। क्या? अन्याय और शोषण। किनका? औरतों का। हेल्प देम टू लीड अ रिस्पेक्टफुल लाइफ एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोशल लाइफ। अब उनका क्या काम था कि अन्याय तो खत्म होना चाहिए, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो तो खत्म होना ही चाहिए। उन्हें एक इज्जतदार जिंदगी जीने का हक है और उसका उन्हें मौका मिलना चाहिए, इसमें हम उनकी मदद करेंगे। और उनकी सोशल लाइफ होनी चाहिए कि ये नहीं कि पर्दा करके घर पे बैठा दो, औरतों को घर से निकलने नहीं दो, पढ़ने नहीं दो, नहीं। सोशल लाइफ होनी चाहिए, दोस्त होने चाहिए, उनकी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, उनका करियर होना चाहिए, उनकी सोशल लाइफ होनी चाहिए। अब कौन लोग थे जिन्होंने ये वुमेन्स मूवमेंट को चलाया था? ये कुछ नाम है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने ही 18 आई थिंक 1829 में इन्होंने सती प्रथा को खत्म किया था। ज्योतिराव फुले थे, महात्मा ज्योतिराव फुले, इन्होंने अपनी वाइफ सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया था और सावित्रीबाई फुले आई थिंक इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर थी, पहली महिला शिक्षक थी। महर्षि धोंदो केशव कर्वे, आई थिंक अगर मेरी अगर याददाश्त गलत नहीं है तो SNDT कॉलेज है एक मुंबई में, वो शायद इन्होंने ही स्टैब्लिश किया था, महर्षि धोंदो केशव कर्वे जी ने। फिर पंडिता रमाबाई है, उनकी तो तस्वीर आपको यहाँ पे दी गई है। नहीं, पंडिता रमाबाई तो नहीं, रमाबाई रनाडे जी की तस्वीर है यहाँ पे। पंडिता रमाबाई भी थी। टुक इनिशिएट, क्या किया? पहल की, इनिशिएट किया। क्या करने में? सती प्रथा। पति मर गया, पत्नी को भी उसी चिता पर बिठा दो और जलने दो। चाइल्ड मैरिजेस, 12 साल की है, 8 साल की है, 9 साल की है बच्ची, शादी करा दो, चाइल्ड मैरिज करा दो। ये सब प्रथाएं खत्म करने के लिए ये सारे जो नाम आपको मैंने बताए ना, इन्होंने वही इनिशिएटिव लिया, वही पहल करी।
रिफॉर्म्स जैसे कि क्या बदलाव लाए, रिफॉर्म मतलब क्या बदलाव लाए औरतों के लिए। विधवाओं की शादी, विडो रीमैरिज, सती नहीं हो जाओ, मतलब आपके हस्बैंड मर गए तो जरूरी नहीं कि आप उनकी चिता पे बैठ के जल के मर जाओ, नहीं, दोबारा शादी करो, वो विडो रीमैरिज। राइट टू एजुकेशन, वुमेन्स एजुकेशन एंड राइट टू वोट, वोट करने का भी अधिकार है, शिक्षा का, पढ़ने का अधिकार है to women were possible due to the works of these reformists। अब ये सारे रिफॉर्म्स, ये सारे बदलाव जो आए वो इन्हीं रिफॉर्मिस्ट के, जिनके आपने नाम पढ़े ना, इन्हीं रिफॉर्मिस्ट के मदद से आए थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन गेव इक्वल राइट टू वुमेन इन ऑल फील्ड्स। अब ये तो बात हो गई 1947 तक। मैंने हर पिछले भी तीनों मैंने इवेंट्स के लिए, तीनों मोमेंट्स के लिए यही बताया। एक है ब्रिटिशर्स के टाइम का 1947 के पहले, फिर है इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद क्या हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लिखा गया। संविधान के लिखने पर उन्होंने क्या किया कि जिन्होंने संविधान बनाया उन्होंने ये दिया कि औरतों को हर एक क्षेत्र, हर एक फील्ड में ना बराबर का, इक्वल का अधिकार दिया। In spite of this, women were not treated equally in several fields। अब संविधान कानून बना के औरतों और महिलाओं और पुरुषों को बराबर समान अधिकार दे तो देता है कि, पर क्या ये सच्चाई असल में लागू होती है, क्या वो प्रैक्टिकली होता है, नहीं होता है। इसके बावजूद भी कि चाहे कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल राइट्स दिए, फिर भी उसके बाद भी इन स्पाइट ऑफ दिस औरतों को बराबर ट्रीट नहीं किया गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट फ्रीडम ऑफ वुमेन। अब 47 में मकसद क्या हो गया, पढ़ाई हमने हासिल कर दी, एजुकेशन है, को हमारे स्कूल्स ओपन है, लड़का लड़की दोनों पढ़ सकते हैं, जॉब्स ओपन है। अब हमको आज़ादी चाहिए, बराबर आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, चॉइस होनी चाहिए। एक सेकेंड दीजिएगा। So the movement aimed at freedom of women. The movement demanded that the women should be treated as human beings। अब देखो, ये मांगना कि बराबरी दो, हमको करियर अपॉर्चुनिटी दो, हमको पैसा कमाने का मौका मिलना चाहिए, हमें पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, इन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें भी बराबर इंसान समझो। सबसे बड़ी नई डिमांड क्या आई कि पढ़ाई, सती, चाइल्ड मैरिज वगैरह ये सब साइड रखो, पहले हमको इंसान की तरह ट्रीट करना शुरू करो। In the later period, women participated to greater extent in movement against corruption, caste, religious extremism, and which made them aware of injustice against their own selves। अब हुआ क्या ना कि 1947 के बाद ये कुछ और भी मूवमेंट्स चले। किन चीजों के अगेंस्ट, करप्शन का प्रॉब्लम था उसके अगेंस्ट मूवमेंट चला। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति के बेसिस पर भेदभाव हो रहा है, उसके खिलाफ भी मूवमेंट चलाना है कि। फिर और क्या प्रॉब्लम चल रही है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, भाई हमारा रिलीजन सुपीरियर है, हम ज्यादा बेहतर हैं आपके रिलीजन से, तो उसके चलते वॉयलेंस बढ़ रहा था। पार्टीशन क्यों हुआ था, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की वजह से। तो जब औरतों ने इन दूसरे मूवमेंट्स में पार्ट लेना शुरू किया, ये जो मूवमेंट्स मैंने बताए, इन दूसरे मूवमेंट्स में पार्ट लेना शुरू किया ना, तो उन्हें समझ में आया कि भाई दुनिया में कितना अन्याय हो रहा है और हमारे साथ भी कितना अन्याय हो रहा है। तो वुमेन स्टार्टेड टेकिंग इनिशिएटिव इन ऑर्गेनाइजिंग अगेंस्ट इनजस्टिस। तो औरतों ने क्या किया, भाई अब हम खुद अपने लिए खड़े होंगे, इनिशिएटिव लेंगे, अपने लिए खुद खड़े होंगे और अपने साथ जो अन्याय हो रहा है ना उसके अगेंस्ट खुद ऑर्गेनाइज होंगे। In India, women's movement is not homogeneous in nature. However, women's movement at various levels are taking up the issues like women's health, social security, financial independence and empowerment। देखो, वुमेन्स मूवमेंट की बात करें, जब औरतों के लिए चलाए गए मूवमेंट की बात करते हैं तो वो होमोजेनस नहीं, मतलब कोई एक ही मुद्दे पे औरतों के लिए नहीं लगा जाता कि भाई बस औरतों की पढ़ाई के लिए या बाल विवाह रोकने के लिए या बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बचाओ बेटी बचाओ आंदोलन, बस इतना नहीं है, उससे भरा चला। होमोजेनस का मतलब होता है बस एक जैसा रहना। बट औरतों के लिए बहुत सारी फील्ड्स में ये मूवमेंट चला, अलग अलग लेवल्स पे और अलग अलग इश्यूज लिए। जैसे औरतों की हेल्थ, अब औरतों की हेल्थ के पीछे काफी लॉजिक है, काफी बायोलॉजी है। आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो औरतें फेस करती हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ आदमी फेस करते हैं। तो उनकी हेल्थ रिलेटेड
उनके लिए मेडिसिन प्रोवाइड की जानी चाहिए, उनका हेल्थ केयर होना चाहिए, उन्हें भी इंश्योरेंस में कवर मिलना चाहिए। ये सब चीज़ें हो गई। फिर सोशल सिक्योरिटी हो गई, सोसाइटी में सेफ फील करना, हैरास ना होना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गई कि भाई जितना मैं इसी पोस्ट पे रह के कमा रही हूँ और जितना मेरा मेल कलीग, जो दूसरा मेल पर्सन मेरे साथ काम कर रहा है, वो इसी सेम पोस्ट, सेम एक्सपीरियंस और सेम पढ़ा लिखा है मेरे जितना, लेकिन फिर भी मुझसे ज्यादा कमा रहा है, वो एक फाइनेंशियल इनजस्टिस है। फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करें तो भाई हमें भी हक है, हमारे हाथ में अपने हक का पैसा होना चाहिए, ये है। ये सब डिमांड्स अलग अलग लेवल्स पे थी औरतों के एम्पावरमेंट के लिए। So today, women's movement faced the challenge of equal education for women and giving women a status and prestige as human beings. तो आज के टाइम पे वुमेन्स मूवमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि भाई एक तो बराबर एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसके बाद दोनों को, आदमी और औरत को, दोनों को बराबर का स्टेटस, बराबर का रुतबा मिलना चाहिए कि भाई दोनों के दोनों इंसान हैं। आदमी औरत कोई किसी से सुपीरियर नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, दोनों इंसान हैं। तो आगे आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह ऑल्सो नोन एज, अच्छा ये आई थिंक ये एनवायरमेंट वाले पार्ट के बाद पढ़ते हैं कि, तो देखते हैं एनवायरमेंट। वी आर अवेयर दैट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। एक मूवमेंट हो गया वुमेन्स का, अब आ गया एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से भी हमें, हमारे ये है प्रॉब्लम है कि भाई डिग्रेडेशन होती है, पोल्यूशन होता है, उसको ठीक रखो, हमारे जंगल बचाओ, हमारे जानवर बचाओ, हमारा पानी साफ रखो। तो वी आर अवेयर कि हमारा जो एनवायरमेंट है ना, वो डिग्रेड हो रहा है, मतलब उसका जो क्वालिटी है ना वो खराब होता जा रहा है। ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, हमारे देश की भी और पूरे की पूरी दुनिया की भी। तो इंटरनेशनल लेवल पे सेवरल मूवमेंट्स आर वर्किंग टू स्टॉप द डिटोरेशन ऑफ एनवायरमेंट। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, दुनिया के स्तर पर, दुनिया भर में बहुत सारे मूवमेंट्स चल रहे हैं ताकि एनवायरनमेंट की जो ये क्वालिटी बर्बाद हो रही है ना, डिटोरिएशन हो रही है, बर्बादी हो रही है एनवायरनमेंट की, इसको रोकें। दुनिया भर में तो चल रहे हैं। वी सी अ सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन दिस फील्ड। अब इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेशन का क्या मतलब है इस फील्ड में कि भाई, अब जैसे मुझे लगता है कि कुछ जानवर हैं, हमें पता चला कि हमारे देश से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, लेकिन वो किसी और कंट्री में हैं। तो ये किया जा सकता है कि आप उस कंट्री से, दूसरे कंट्री से कोऑपरेट करिए, उनसे आप डील करिए कि भाई हमारे यहाँ पे तो ये जानवर एक्सटिंक्ट हो गए हैं, पर अब उन्हें हम बचाना चाहते हैं और अपने देश में वापस इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो क्या है ना कि आप ऐसा करिए कि तीन चार ऐसे जानवर, वही जानवर जो है ना, तीन चार हमारे यहाँ पे बेच दीजिए, हम उन्हें संभालेंगे और हम इस बात पे ध्यान देंगे कि हमारे देश में ना फिर से वो जो जानवर है ना, वो उनकी आबादी फिर से बढ़े। तो इस तरह से आप इंटरनेशनल कोऑपरेट कर सकते हो। फिर आप ये कर सकते हो कि आई थिंक मैंने एक नाम सुना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। कुछ ऐसे कंट्रीज है देखो जहां पर ना सन बहुत अच्छा है, सनलाइट बहुत आती है, सूरज की रोशनी बहुत है और इसीलिए ना सोलर पावर भी है। और कुछ एकदम ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर ना 6-6 महीने तक सूरज उगता ही नहीं है। तो ये सोलार अलायंस क्या है ना कि जो देश जैसे कि इंडिया, जहाँ पे हमारे पास भरपूर सोलर पावर है, हम क्या करेंगे, वो सोलर पावर जो है स्टोर करेंगे। और वो देश जहाँ पर ये सूरज नहीं उगता, जहाँ पर कमी है कि वहां पर रोशनी के लिए वो लोग कोयले का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो हम वो कोयले से जो पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे कि अपनी स्टोर्ड जो सोलर एनर्जी है ना वहां पे बेच देंगे, आप यूज करिए स्टोर्ड एनर्जी। इससे क्या होगा, हमने अपना जो रिसोर्स था, नेचुरल रिसोर्स था सूरज, उसमें कोई पोल्यूशन नहीं हुआ जमा करने में, हमें, हमने स्टोर कर ली बिना पोल्यूशन के, फिर हमने वो उस कंट्री को दे दी जिसको जरूरत थी। इससे ऐसा सोलर अलायंस बना है कि, तो इसके चलते क्या होता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन होता है। भाई मैं अपने शहर का देखूं, दूसरे शहर का क्यों देखूं, जब आप कोऑपरेट करोगे तो कुछ होगा ना। In India, many movements are working on differinet. अच्छा, आई थिंक डिफरेंट लिखना चाहते थे, डिफरिनेट एस्पेक्ट, अलग एस्पेक्ट्स में। इंडिया में भी बहुत सारे मूवमेंट्स चलते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट मतलब हवा साफ करो भाई हमारे देश की, पटाखे वटाखे मत चलाओ,
हवा साफ करो। अच्छा, नदी साफ करो। नदी नदी गंदी है बहुत, रिवर बहुत पोल्यूटेड है, हमारी नदी बहुत पोल्यूटेड है। अच्छा, मिट्टी मिट्टी भी बहुत गंदी है, मिट्टी साफ करो मिट्टी। तो ये क्या है, अलग अलग एस्पेक्ट है, अलग अलग पार्ट्स हैं एनवायरनमेंट के। जानवर, हवा, पानी, मिट्टी, नदी, जंगल, सब कुछ हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। पहाड़, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम्स आपने सुनी है एनवायरनमेंट के साथ होती हैं कि। तो एनवायरनमेंट मूवमेंट्स आर टेकिंग अप इश्यूज लाइक, क्या 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 इश्यूज पर फोकस कर रहा है एनवायरनमेंट मूवमेंट। बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करो। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन जो है ना, भिन्न भिन्न प्रकारों में देखने को मिलता है। तो मतलब हमें जानवरों में चार पैर वाले भी जानवर दिखते हैं, फिर पानी में रहने वाले भी मछलियां अलग अलग हैं, फिर हवा में उड़ने वाले पक्षी भी अलग अलग हैं, हम दो पैर दो हाथ वाले प्राणी भी अलग अलग हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन के जो रूप है ना है, तो उनको बचाओ। ऐसा नहीं कि कोई भी विलुप्त हो जाए, ऐसा नहीं हो। प्रोटेक्टिंग डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर। पानी के अलग अलग सोर्सेस है। ओशन है, इतना बड़ा इंडियन ओशन है। फिर सी है, इतना बड़ा अरेबियन सी है मुंबई के आगे। नदी है छोटी सी हमारे यहाँ पे, वैतरणा का नाम सुना होगा। क्या कहते हैं, गोदावरी का नाम सुना होगा। सोर्स है ना, पानी का सोर्स है, ये है, उसको बचाओ। मैली नहीं होनी चाहिए, गंगा क्यों मैली हो गई है, जमुना क्यों है, वो बचाओ। जंगलों को बचाओ, जंगल काट देते हो बिल्डिंग बना देते हो, जंगलों को बचाओ। ग्रीन बेल्ट, भाई ये पूरा जो रास्ता है, पूरी एरिया है ना, ये हरियाली है, यहाँ पे बहुत पेड़ है, तो यहाँ पर आप कटिंग करके काट वाट के कोई इंडस्ट्री इंडस्ट्री नहीं बना सकते। और फिर पोल्यूशन ऑफ रिवर्स है, अगेन नदियाँ पोल्यूटेड है। केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, केमिकल्स का इस्तेमाल होता है फैक्ट्री में, और वो अपना पूरा कचरा डंप कर देते हैं नदी में। केमिकल्स मिट्टी में मिल जाते हैं, कई सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड बहुत सारे, हार्मफुल हार्मफुल पेस्टिसाइड्स, खतरनाक खतरनाक पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, और उनका बुरा असर हम पे ही होता है। तो ये हो गया पूरा एनवायरमेंट मूवमेंट। अच्छा, एक बात नोटिस करी होगी कि एनवायरमेंट मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जहां पर हमने ये नहीं कहा कि भाई इसमें भी अंग्रेजों की गलती थी, इसमें नहीं थी। अभी देखते हैं ये डॉक्टर राजेंद्र सिंह कौन थे। उनको इंडिया का ना वाटरमैन कहते हैं। वाटर रिवॉल्यूशन, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन था ना खेती बाड़ी में, वैसे ही इन्होंने पानी में भी रिवॉल्यूशन लाया राजस्थान में। फेमस क्यों है, बिकॉज ऑफ बिल्डिंग थाउजेंड्स ऑफ जोहड़ इन राजस्थान, ही रिवाइव्ड रिवर्स इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। अब इन्हें वाटरमैन क्यों कहते हैं, इन्होंने ऐसा पानी के लिए क्या कर दिया, राजस्थान की सूखी सूखी नदियों को भी इन्होंने दोबारा से जिंदा कर दिया, रिवाइव कर दिया। He formed an organization, Tarun Bharat Sangh, which worked for building 11,000 johar in hundreds of villages. इन्होंने जोहड़ बनाया पानी को स्टोर करने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए इन्होंने जोहड़ बनाए हजारों में, 11,000 जोहड़। क्या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तरुण भारत संघ। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। All over India, he started a campaign for water conservation, revival of rivers, forest conservation, wildlife conservation. His social movement is active for last 31 years. इन्होंने इंडिया में, पूरे इंडिया में कैंपेन चलाया, पूरे इंडिया में इन्होंने मोर्चा निकाला, भाई पानी को कंजर्व करो, बचा के रखो, सूखी हुई नदियों को दोबारा जिंदा करना है, और जो जंगल कट रहे हैं ना उनको भी बचाना है, फिर जो जानवर मर रहे हैं ना उनको भी बचाना है, उनको भी कंजर्व करना है। कि 31 साल से ये काम कर रहे हैं और स्टॉकहोम वाटर प्राइज जीत चुके हैं, एंड इज नोन एज द नोबेल प्राइज फॉर वाटर। तो स्टॉकहोम का जो ये वाटर प्राइज है ना, इसको पानी के लिए नोबेल प्राइज कहा जाता है। कि आई एम नॉट श्योर, मेरे पीछे ढोल बज रहे हैं, पता नहीं मेरे इसमें माइक पे आ रहा है, यानी मैं 2 मिनट के लिए पॉज कर देती हूँ। चलो कोई नहीं, मैं अपना लोकेशन चेंज कर लिया, ये तो बंद होने से रहे। कंज्यूमर मूवमेंट, कंज्यूमर मूवमेंट देखते हैं, ये आखिरी है। वुमेन हो गया, एनवायरमेंट हो गया, कंज्यूमर बाकी है। ट्राइबल और लेबर और फार्मर्स तो हमने पिछले वीडियो में किए थे। कंज्यूमर मूवमेंट क्या है, अच्छा कंज्यूमर होता क्या है ये तो पता होगा। कंज्यूमर का मतलब होता है ग्राहक, जो कि आप लोग होते हो जब आप कभी भी कहीं किसी दुकान से सामान खरीदते हो। तो कंज्यूमर मूवमेंट, ग्राहक के लिए क्यों मूवमेंट चलाया गया भाई, ग्राहक के साथ क्या गलत हो रहा है ये भी तो समझ लो। emerged in India after the Consumer Protection Act came into existence in 1986। अच्छा, एनवायरमेंट की तरह ये भी, कंज्यूमर मूवमेंट भी एक ऐसा मूवमेंट है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि ये
अंग्रेजों की गलती नहीं थी, अंग्रेजों के जाने के बाद शुरू हुआ था 1986 में। क्यों शुरू हुआ? कंज्यूमर प्रोटेक्शन नाम का एक एक्ट, एक कानून बनाया गया 1986 में। द मूवमेंट हैज अ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। अब इसके कई सारे लक्ष्य हैं। एक ऐसा कोई छोटा सा प्रॉब्लम उठा के काम नहीं कर रहे, बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं बहुत ही बड़ा नजरिया है, बहुत ही बड़ा ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है, बड़े बड़े लक्ष्य हैं कि इस मूवमेंट के। क्या है वो? Movement believes that each member of the society is a consumer। अभी मैंने आपको बोला ना कि क्या कंज्यूमर कौन होता है? आप कंज्यूमर हो। जब आप दुकान से सामान खरीदने जाते हो, चाहे आप कितने भी इंसान सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, आपको किसी ना किसी दुकान पे जाके ग्राहक की तरह, एक कंज्यूमर की तरह, कस्टमर की तरह कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा। इसलिए समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं ना, वो ग्राहक ही हैं, किसी ना किसी चीज के ग्राहक हैं। चाहे आप अगर कुछ खुद खुद भी अगर आप समझ लो कपड़े की दुकान भी चलाते हो, तब भी आपको अनाज खरीदने के लिए तो कहीं और जाकर के ग्राहक बनना पड़ेगा ना। तो इंसान, हर इंसान कहीं ना कहीं ग्राहक है, कंज्यूमर है। और यही इस मोमेंट का मानना है, बिलीव है कि तो ड्यू टू द चेंजिंग नेचर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, कंज्यूमर्स फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स। अब देखो, हमारी सोसाइटी और हमारी इकोनॉमी जो है ना, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है कि कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, उसके सिस्टम्स बदलते रहते हैं। इसीलिए हमारे जो ग्राहकों के तौर पे ना, हम भी अलग अलग तकलीफें फेस करते हैं। एडल्ट्रेशन, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ आइटम्स, फ्रॉड इन वेट एंड मेजर्स आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। मिलावट, दूध में पानी मिला के दे दिया, दूध में फिनाइल मिला के दे दिया, पानी में फिनाइल मिला के दूध बना दिया, ये सब एडल्ट्रेशन है। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ आइटम्स, भाई अचानक अचानक 100 रुपए की चीज आपने 250 रुपए कर दोगे, 150 भी नहीं 250 रुपए कर दिया, कॉस्ट ही बढ़ा दिया आप लोगों ने। कंज्यूमर को प्रॉब्लम तो होगी ना भाई, हमको रोज जरूरत पड़ती है चाय पत्ती की, 100 रुपए का जो पैकेट आता था अब 250 का आता है, कैसे चलेगा? फ्रॉड इन वेट्स एंड मेजर्स, भाई कांटा गलत है, फ्रॉड किया गया है कांटे के साथ। 1 किलो लेने जा रहे हो लेकिन उन्होंने आपको सिर्फ 750 ग्राम दे दिया, 100 1000 ग्राम के बजाय। ये ढोल बजते हैं ना, मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। आप 1 किलो सामान लेने गए, पर उनका कांटा जो था, उनका जो मेजरिंग ये था, क्या कहते हैं, वेइंग मशीन थी, वो उसके साथ वो लोग फ्रॉड कर देते हैं। कई बार ऐसा जुगाड़ कर देते हैं कि आपको 750 ग्राम ना 1 किलो दिखाएगा। तो ये होता है कि ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो ग्राहक फेस करते हैं। द कंज्यूमर मूवमेंट वर्क्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर, ऐसे ही तो धोखाधड़ी से बचाने के लिए कंज्यूमर मूवमेंट चलाया जा रहा है कि भाई आपके साथ ये फ्रॉड किया जाए। अब ये कैसे बचाते हैं? लोगों को अवेयर करते हैं कि भाई आपका ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के चलते आपका अधिकार है। अगर आपको कोई अडल्ट्रेटेड चीज भेजी गई, आपको ऐसा मिल्क बेचा गया जिसके आप बीमार हो गए, आप कंप्लेन कर सकते हो उसके अगेंस्ट। The movements increase the participation of people in public life. The post 1980 movements are called neo-social movement as their nature is different from earlier movements. अब यहां तक जो था हमारा ये खत्म हुआ। 6 के 6 जो हमारे टाइप ऑफ 6 के 6 जो मूवमेंट्स थे ना इंडिया के इंपॉर्टेंट, वो खत्म हुए। यहां से आप सबको कुछ अलग बात बताई जा रही है। मूवमेंट्स में जितने भी मूवमेंट चलाए गए ना, उसमें 1980s के बाद जो चलाए गए उनको कहते हैं नियो सोशल मूवमेंट। नियो का मतलब होता है न्यू, नया। क्यों? क्योंकि उनका जो नेचर है ना, उनका जो स्वभाव है ना काम करने का, उनका जो स्वभाव है नए नए मुद्दे उठाने का, उनका जो स्वभाव है लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ाने का, जो तरीका है काम करने का, ये सब ना पहले के मूवमेंट्स, अर्लियर मूवमेंट्स से अलग है। आप सोच के देखो, आज आपका पढ़ने का तरीका इतना अलग है। आप ट्यूशन नहीं जाओ तो भी आप यहाँ लैपटॉप खोल के, अपना मोबाइल खोल के पढ़ सकते हो। पहले का तरीका अलग था पढ़ने का। तो वैसे ही प्रोटेस्ट करने का, हड़ताल करने का, अपनी डिमांड्स, अपनी मांगों को मांगने का तरीका जो है वो भी बदला है कि। और इसीलिए जो मूवमेंट्स है ना, उनको न्यू सोशल कहा जाता है। नई सोसाइटी, न्यू सोसाइटी मूवमेंट, क्योंकि सोसाइटी नई हो चुकी है कि दीज मूवमेंट्स आर इशू बेस्ड। अब लोग किसी एक इशू को उठा करके मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। It means they try to organize issue based mass movements.
अब इसका मतलब क्या हुआ, एक मुद्दा उठा लिया, हमारा औरतों के लिए मूवमेंट है और उसमें भी हमारा मूवमेंट ये है कि औरतों को बराबर की पे मिलनी चाहिए, या हमारा मूवमेंट ये है कि अब क्या कहते हैं, औरतों को पॉलिटिक्स में बराबर का मौका मिलना चाहिए। हमारा मूवमेंट ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है। उसमें भी हमारा डिमांड ये है कि हमारा जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है और जो भी विधानसभा वगैरह है ना, वहां पे हमें चाहिए कि औरतों के लिए 50% सीट रिजर्व्ड हो। तो ये हमारा इशू है कि हमें बराबर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो एक इशू उठा लिया, ये नहीं कि हम औरतों के हर अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम पर्टिकुलर किसी एक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम पॉलिटिकल राइट के लिए लड़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमें वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, पर्टिकुलर है कि। तो इसी के साथ क्या होता है, ये चैप्टर होता है खत्म। नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के चैलेंजेस, क्या चुनौतियां लोकतंत्र फेस करता है। आपका आ गया एक्सरसाइज का काम, ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। डैश इज द मेन डिमांड ऑफ फार्मर, फार्मर्स के मूवमेंट की मेन डिमांड क्या है। राइट टू कल्टीवेट ऑन द फॉरेस्ट लैंड, मैंने आपको बताया था कि जो जंगल की जमीन है वो ट्राइबल्स की हुआ करती थी, तो उनसे छीनी जा रही थी, मैंने आपको पूरी स्टोरी में समझाया था। तो ये तो गलत हो गया, फार्मर्स का नहीं, ये ट्राइबल्स का डिमांड है। प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, ग्राहकों को ठगने से बचाना। डैम्स को कंस्ट्रक्ट करना, ये फार्मर्स की डिमांड है, ये भी एनवायरमेंट वाली डिमांड हो गई। फिर क्या बचा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का सही दाम मिलना, भाई हमने जो खेती करके उगाया है उसका सही दाम हमको मिलना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड बिकम सेल्फ सफिशिएंट विथ रिगार्ड टू फूड ग्रेन्स, डैश वाज इनिशिएटेड। अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की, हम जो उगाते हैं उसका क्वांटिटी बढ़ाना, हम ज्यादा हो गए, 100 किलो उगता है अब हम 1000 किलो ग्रो करेंगे, वो काम। और दूसरा सेल्फ सफिशिएंट, भाई हमको दूसरे देश से कुछ भी मंगाने की जरूरत ना पड़े, हम जो उगाते हैं उसी में हम काम चला सके, इतना हमारे देश में हो गया, इतना सेल्फ सफिशिएंट हो। ये काम, ये मुद्दे के लिए क्या शुरू किया गया था, पानी का रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या व्हाइट रेवोल्यूशन। वाटर रेवोल्यूशन अभी अभी पढ़ा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मैंने आपको वर्कर्स के, जो क्या कहते हैं, वर्कर्स के मूवमेंट के बारे में, लेबर मूवमेंट में मैंने बताया था कि यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो था वो मिल्क के लिए आया था, तो हमारा आंसर क्या बचा, ग्रीन रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चर के लिए जो आया था। फिर ट्राइबल और लेबर मूवमेंट पे शॉर्ट नोट्स देखते हैं। मैंने दोनों के दोनों आपको इतनी प्यारी स्टोरी से समझाया है, आपको हमेशा याद रहेगा। ये दोनों पिछले वीडियो में है, दोनों जाकर के देखिए। एक्सप्लेन द एक्टिविटी, रोल, फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट। अभी अभी बताया एक्टिविटी क्या है, रोल क्या है, फंक्शन क्या है, क्या काम करते हैं, एनवायरमेंट को बचाना है, बायोडाइवर्सिटी बचाओ, पानी बचाओ, हवा बचाओ, नदी साफ करो, ये सब इनके काम है के। नेचर ऑफ फार्मर्स मूवमेंट समझाओ, नेचर ऑफ फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया, पहले कैसा था, इंडिपेंडेंस के पहले, इंडिपेंडेंस के बाद, दोनों समझाना है। फिर फॉर विच रिफॉर्म्स वर द वुमेन मूवमेंट इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड फाइटिंग, इंडिपेंडेंस के पहले औरतों का मूवमेंट जो चल रहा था वो क्या बदलाव मांग रहा था। चाइल्ड मैरिज बंद करो, सती प्रथा बंद करो, एजुकेशन का अधिकार दो, ये सब था। इंडिपेंडेंस के बाद क्या था, फ्रीडम चाहिए, बराबरी का स्टेटस चाहिए, ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट करो, यही था। तो कोई पूछ ले कि इंडिपेंडेंस के बाद कैसे था तो वो भी लिख लेना। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय गिविंग रीजंस, इसकी वजह बताओ स्टेटमेंट की। मूवमेंट्स आर इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी, हाँ बिल्कुल है। पॉलिटिकल पार्टीज को ये बताने के लिए, गवर्नमेंट को ये बताने के लिए कि भाई हमारी क्या प्रॉब्लम्स है, इसके लिए हम मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। मूवमेंट्स डू नॉट नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, बेटा बिल्कुल गलत। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ही जरूरत होती है, क्यों होती है, मैंने फर्स्ट वीडियो में सबसे अच्छे से समझाया है। कंज्यूमर मूवमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, हाँ आया था 1986 में, अभी अभी समझाया क्यों आया था, क्या फ्रॉड से बचाने के लिए आया था, बिल्कुल। तो हो गया चैप्टर खत्म, नोट्स भी हो गए। डिटेल में ये सब आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा, ये रही लिंक, ये रहा इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड, ये रहा टेलीग्राम का क्यूआर कोड।
जाओ स्कैन करो, ज्वाइन करो। और लास्ट हमारे दोनों में, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों में हमारे लास्ट चैप्टर्स बाकी हैं। बस आपका 10th का सिलेबस आकर के हो गया आपके 15 दिन में खत्म। 15 दिन के बाद आपका पूरा हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस हो जाएगा खत्म। फिर हम देखेंगे रिवीजन, वो उसमें अभी बहुत टाइम है। तो फिलहाल आप लोग सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए टेलीग्राम वगैरह। मिलते हैं अगले वीडियो में।